आई एम मोहसिन मुनव्वर, योर बायोलॉजी टीचर फॉर MD-CAT सेशन। आज के इस लेक्चर में हम टेस्ट नंबर 19 डिस्कस करेंगे, जिसका सिलेबस है क्रोमोसोम्स एंड DNA। तो टेस्ट के लिए चलिए बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, डैश आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट अपीयर इनसाइड द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। एक्चुअली अल्फा ऑप्शन है न्यूक्लियोसोम्स, बीटा क्रोमेटिड्स, चार्ली सेंट्रोमर्स एंड डेल्टा क्रोमोसोम्स। यहां पे अगर आप क्वेश्चन देखें तो उसमें जो कीवर्ड्स यूज किए गए हैं, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अपीयर इनसाइड द न्यूक्लियस। तो हमेशा हम जानते हैं कि डिवाइडिंग सेल और नॉन डिवाइडिंग सेल, अगर मैं इसको स्पेसिफाई करूं, डिवाइडिंग सेल और नॉन डिवाइडिंग सेल, दो किस्म के सेल होते हैं। डिवाइडिंग सेल के अंदर न्यूक्लियस अपीयर होता है और उसमें न्यूक्लियर मटेरियल डिसरप्ट होता है और उसके साथ साथ क्रोमोसोम जो है, क्रोमेटिन का मटेरियल क्रोमोसोम की सूरत में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में अपीयर हो जाता है। लेकिन नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल एज अ जेनेटिक मटेरियल, एज अ क्रोमेटिन होता है। तो यह कहलाएगा क्रोमेटिन नेटवर्क ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना है दैट विल बी कंसिडर्ड एज क्रोमोसोम। तो यहां पे दोबारा देखिए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट अपीयर इनसाइड द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो डिवाइडिंग सेल में इनसाइड द न्यूक्लियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कौन सा है? क्रोमोसोम्स। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 2, क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर एट, अल्फा ऑप्शन है टेलोमर्स, बीटा सेंट्रोमेयर, चार्ली सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड डेल्टा काइनेटोकोर। तो ऑप्शंस में देखिए, क्रोमेटिड्स जो कीवर्ड है वो किसके लिए होगा? सेंट्रोमेयर के लिए। मिसाल के तौर पर एक स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो यहां पे देखिए क्रोमोसोम के पास जो आर्म ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जिसके साथ अटैचमेंट होती है, उस प्लेस को नाम क्या दिया जाता है? दैट इज कंसिडर्ड एज सेंट्रोमेयर। और यहां पे जो दूसरी चार्ली ऑप्शन देखिए, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन दी गई। अल्फा ऑप्शन में तो टीलोमर जो कि एंड या कैप होती है क्रोमोसोम की, उसको टीलोमर का नाम देते हैं। जो एक आर्म ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको क्रोमेटिड कहते हैं। और इस रीजन में जो सेंट्रोमेयर है वो आर्म ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमेटिड जो है वो अटैच है किसके साथ? सेंट्रोमेयर में। यहां पे एक और बुक में हमारी डायग्राम दी गई है जिसमें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बाद एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का रीजन, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो ये जो है क्रोमेटिड की अटैचमेंट के लिए नहीं बल्कि न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन कहलाता है। तो इसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एक अलग टर्म है। सेंट्रोमेयर वो रीजन होगा जहां पे क्रोमेटिड जो है वो हेल्ड टुगेदर होते हैं। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्रोमोसोम्स एक्वायर डिफरेंट शेप्स एट द टाइम ऑफ डैश ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अल्फा ऑप्शन है प्रोफेज, बीटा मेटाफेज, चार्ली एनाफेज एंड डेल्टा टीलोफेज। तो यहां पे अगर आप अपनी बुक में फिगर 20.4 देखें तो उसके कैप्शन में लिखा गया कि क्रोमोसोम एक्वायर करते हैं डिफरेंट शेप्स। वो आई शेप हो सकती है, जे शेप हो सकती है, वी शेप हो सकती है। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर। तो वो जो शेप्स एक्वायर करते हैं वो किस स्टेज पे करते हैं? दैट इज एट एनाफेज। तो डिफरेंट शेप्स एक्वायर कर सकते हैं क्रोमोसोम, वो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, और इसी के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो सेल डिवीजन के एनाफेज पे होगा। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, क्रोमोसोम्स एक्वायर डिफरेंट शेप्स एट द टाइम ऑफ डैश ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अल्फा ऑप्शन है प्रोफेज, बीटा मेटाफेज, चार्ली एनाफेज एंड डेल्टा टीलोफेज। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि किस फेज के दौरान सेल डिवीजन में क्रोमोसोम जो है वो अपनी डिफरेंट शेप्स एक्वायर करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्रोमोसोम जो हैं वो एक्चुअली डिफरेंट शेप्स एक्वायर करते हैं, जो कि आई शेप हो सकती हैं, जे एंड वी, और एना फेज ऑफ सेल डिवीजन के दौरान ये शेप्स एक्वायर होती हैं
दैट इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 5, pick up the correct sequence of enzymes used during replication of DNA। अल्फा ऑप्शन है हेलिकेज, लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, बीटा हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, एंड चार्ली डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, हेलिकेज, एंड डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज एंड लाइगेज। तो यहां पे रेप्लिकेशन के प्रोसेस में देखें तो सबसे पहले क्या होना है, अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए, वो हेलिकेज की वजह से होगी। उसके बाद प्राइमेज आएगा जो कि प्राइमर फॉर्मेशन करेगा इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए। देन डीएनए पॉलीमरेज आएगा जो कि इलोंगेशन करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड करेगा, और एंड पे लैगिंग स्ट्रैंड में ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो बने थे उनको जोड़ने के लिए आएगा लाइगेज। तो इनमें जो बीटा ऑप्शन है वो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है। गिवन ऑप्शन में से हेलिकेज ने अनवाइंड किया, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज ने आके पॉलीमराइजेशन की, और लाइगेज ने आके जो उनके दरमियान ओकाजाकी फ्रेगमेंट लैगिंग स्ट्रैंड पे बने थे उनको रीजॉइन किया। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्मिनल एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड। अल्फा ऑप्शन है हिस्टोन प्रोटीन्स, बीटा क्रोमेटिड्स, चार्ली सेंट्रोमियर्स एंड डेल्टा टीलोमर्स। तो यहां पे टर्मिनल एंड्स की बात की गई। अगर आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हमने क्रोमेटिड के एंड पे आर्म ऑफ क्रोमोसोम जो है, तो कंप्लीट क्रोमोसोम की जो टेल है, तो दोनों साइडों पर जो टेल का स्ट्रक्चर होता है उसको एक्चुअली कंसीडर किया जाता है टीलोमर्स। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 7, अ क्रोमोसोम विद सेंट्रोमेयर लोकेटेड एट द एंड इज कॉल्ड। अल्फा ऑप्शन है मेटासेंट्रिक, बीटा सब मेटासेंट्रिक, चार्ली एक्रोसेंट्रिक एंड डेल्टा टीलोसेंट्रिक। तो एक्चुअली जो डिफरेंट शेप्स एक्वायर करता है क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर, तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि ये जो लोकेशन है, अगर सेंट्रोमेयर की लोकेशन ये हो और क्रोमेटिड इस तरह से मौजूद हो तो इसको नाम देते हैं टीलोसेंट्रिक। अगर क्रोमोसोम जो है इस सूरत में हो और सेंट्रोमेयर के अपर एक माइन्यूट आर्म बने तो उसको नाम दिया जाता है एक्रोसेंट्रिक। और अगर जो सेंट्रोमेयर के दोनों साइडों पर अनइक्वल आर्म ऑफ क्रोमोसोम हो तो उसको नाम दिया जाता है सब मेटासेंट्रिक। और अगर सेंट्रोमेयर के दोनों साइडों पर आर्म जो है वो इक्वल साइज का हो जाए तो उसे कहा जाता है मेटासेंट्रिक। तो ये कहलाएगा टीलोसेंट्रिक। इसी तरह से ये इसको नाम दिया जाएगा एक्रोसेंट्रिक, फिर सब मेटासेंट्रिक, और लास्ट पे आके आएगा मेटासेंट्रिक। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि क्रोमोसोम विद सेंट्रोमेयर लोकेटेड एट द एंड, तो ये वाला जो है वो राइट ऑप्शन होगा टीलोसेंट्रिक। डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, डीएनए रैप डैश अराउंड द कोर ऑफ 8 हिस्टोन्स। अल्फा ऑप्शन है सिंगली, बीटा ट्वाइस, चार्ली थ्राइस एंड डेल्टा 4 टाइम्स। तो यहां पे क्वेश्चन जो है डीएनए रैप न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर अगर देखें तो यहां पे हम इस तरह से कहते हैं कि एक न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में इस तरह से जो स्ट्रक्चर है वो रैप होता है और उसके दरमियान हिस्टोन प्रोटीन जो है वो मौजूद होती हैं। तो अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो जो डीएनए का मॉलिक्यूल है यहां से लेके यहां तक एक न्यूक्लियोसोम है और उसमें डीएनए जो है वो रैप किया हुआ है ट्वाइस अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स। तो हिस्टोन प्रोटीन्स के गिर्द जो डीएनए की रैपिंग है वो ट्वाइस होती है। तो डायग्राम के अंदर 20.5 डायग्राम के अंदर इसको दिखाया गया। क्वेश्चन नंबर 9, मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन। अल्फा ऑप्शन है ह्यूमन, बीटा मॉस्किटो, चार्ली हनीबी एंड डेल्टा शुगरकेन। तो यहां पे हमें मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम गिवन ऑप्शन में से बताने हैं। तो गिवन ऑप्शन में अगर देखें ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, मॉस्किटो के पास जो है क्रोमोसोम का नंबर है 6, और हनीबी के पास 32 है एंड शुगरकेन के पास 80 क्रोमोसोम है। सो यहां पे गिवन ऑप्शन में से जो मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो किसके पास है, मॉस्किटो के पास है, जो कि होते हैं 6। अगर हमें कहा जाए कि मिनिमम नंबर क्रोमोसोम में ऑप्शन हमें दे दी जाती पेनिसिलियम, तो वो राइट ऑप्शन होती क्योंकि उसके पास 1 पेयर या 2 क्रोमोसोम होते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी हमें याद है कि वो 500 पेयर या उससे ज्यादा हो सकते हैं
फर्न्स के केस में। तो आपको जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट इंडिविजुअल के हमारी बुक में दिए गए हैं, फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी, उसको लाजमी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ क्रोमोसोम विच एक्वायर्स वी शेप ड्यूरिंग एनाफेज इज कॉल्ड। अल्फा ऑप्शन है एक्रोसेंट्रिक, बीटा टेलोसेंट्रिक, चार्ली मेटासेंट्रिक एंड डेल्टा सब मेटासेंट्रिक। तो यहां पे ये जो मैंने डायग्राम्स बनाई, इनकी शेप्स जो हैं वो भी एक्वायर की जाती हैं। आई शेप हो सकता है, जे शेप या वी शेप। तो जो मेटासेंट्रिक है उसमें सेंट्रोमेर के दोनों साइडों पर क्योंकि इक्वल साइज होगा किसका, क्रोमेटिड का, सो इसकी शेप जो है वो वी शेप हो सकती है किसकी, मेटासेंट्रिक की। तो इसलिए राइट ऑप्शन होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 11, अ स्पेशलाइज्ड नॉन ट्रांसक्राइब्ड स्ट्रक्चर दैट कैप ईच एंड ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड। तो एक्चुअली जो टेलोमर है वो एंड ऑफ द क्रोमोसोम पे कैप होता है। इसकी डेफिनेशन जो है वो हमारी ग्लॉसरी में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12, the type of chromatin that undergoes normal condensation and decondensation process in the cell cycle is called। अल्फा ऑप्शन है यूक्रोमेटिन, बीटा हेट्रोक्रोमेटिन, चार्ली न्यूक्लियोसोम एंड डेल्टा क्रोमेटिन। अब यहां पे जो ऑप्शंस हैं उसमें यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन ट्रू क्रोमेटिन को कहा जाता है जो कि ट्रांसक्राइब्ड रीजन है या पॉसिबल टू ट्रांसक्राइब है, और हेट्रोक्रोमेटिन नॉन ट्रांसक्राइब्ड रीजन को कंसिडर किया जाता है। अब सवाल में क्या है, अंडरगोज नॉर्मल कंडेंसेशन एंड डीकंडेंसेशन। तो एक्चुअली जब डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग सेल की स्टेज में आएगा तो उसकी कंडेंसेशन और डीकंडेंसेशन किसकी होती है, यूक्रोमेटिन की। हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो क्योंकि नॉन ट्रांसक्राइब्ड है इसलिए ये रिवर्स प्रोसेस में नहीं हो सकता, ये हाईली कंडेंस रीजन ही रहता है। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा यूक्रोमेटिन। उसके मुकाबले में न्यूक्लियोसोम देखें तो दैट इज फॉर्म्ड एट फर्स्ट लेवल ऑफ कंडेंसेशन एट क्रोमोसोम। तो ये न्यूक्लियोसोम का बीडेड अपीयरेंस आती है, और क्रोमेटिड कहा जाता है आर्म ऑफ अ क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यू टू pyrimidine purine base pairing DNA has a constant diameter of। अल्फा ऑप्शन है 4 नैनोमीटर, बीटा 20 नैनोमीटर, चार्ली 0.34 नैनोमीटर एंड डेल्टा 2 नैनोमीटर। तो यहां पे प्यूरिन एंड पायरिमिडीन जो कि नाइट्रोजनस बेसिस हैं, डबल रिंग और सिंगल रिंग, वो एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट्री होती हैं जिसकी वजह से डीएनए का डायमीटर कांस्टेंट रहता है, दैट इज 2 नैनोमीटर। और चार्ली ऑप्शन देखें 0.34 नैनोमीटर दिया गया, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव बेस पेयर्स, उसको 0.34 नैनोमीटर कहा जाता है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डेल्टा 2 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, the sequence of nucleotides that determines the amino acid sequence of a protein is called a। अल्फा ऑप्शन है कोड, बीटा कोडॉन, चार्ली एंटाइकोडॉन एंड डेल्टा जीन। तो यहां पे क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट डिटरमिन्स द अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस। एक्चुअली इसको हम दूसरे टर्म में डिफाइन करते हैं, अ स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट कोड्स फॉर अ फंक्शनल प्रोटीन। एक प्रोटीन के अंदर, फंक्शनल प्रोटीन के अंदर स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है। तो जीन की डेफिनेशन, ये दोनों जो है वो अल्टरनेट डेफिनेशन की जा सकती हैं कि हम नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कह लें और हम एक पॉलीपेप्टाइड फंक्शनल प्रोटीन कह लें। तो इसमें गिवन ऑप्शन में राइट ऑप्शन होगा डेल्टा जीन। उसके मुकाबले में जो कोड है ये एक्चुअली वही सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ही है, लेकिन इसमें से जो रीजन ट्रांसक्राइब होगा और उससे फंक्शनल प्रोटीन बनेगी उसको जीन का नाम दिया जाएगा। कोडॉन ये एक्चुअली एमआरएनए का हिस्सा होता है जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, और एंटायर कोडॉन टीआरएनए पर मौजूद होता है जो कि कोडॉन को रिकॉग्नाइज करने में इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, क्रोमोसोम्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ अबाउट। अल्फा ऑप्शन है 60% डीएनए एंड 40% प्रोटीन, बीटा 40% डीएनए एंड 60% प्रोटीन, चार्ली 40% आरएनए एंड 40% प्रोटीन एंड डेल्टा 60% आरएनए एंड 40% प्रोटीन। हम जानते हैं कि एक क्रोमोसोम की कंपोजिशन में डीएनए, प्रोटीन और अबंडेंट अमाउंट ऑफ आरएनए या एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आरएनए मौजूद होती है। अब यहां पे क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और प्रोटीन एक पर्टिकुलर अमाउंट में होते हैं जिसमें 40% डीएनए होता है और 60% प्रोटीन होती है। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 16, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वन क्रोमोसोम कंटेन वुड फिल अबाउट डैश प्रिंटेड बुक्स ऑफ डैश पेजेस ईच।
तो ये एक नेचुरल मार्वल का वर्ड हमारी बुक में जिक्र किया गया कि एक्चुअली जो एक इंफॉर्मेशन होती है, हम जानते हैं कि एक क्रोमोसोम के पास ऑलमोस्ट टिपिकल क्रोमोसोम के पास 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और अगर उस इंफॉर्मेशन को रीड आउट किया जाए या कॉपी की फॉर्म में राइट अप किया जाए तो कहा जाता है कि एक क्रोमोसोम जो है उस पे इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि उससे 280 बुक्स लिखी जा सके, और हर बुक के 1000 पेज हो और हर पेज पर तकरीबन 500 वर्ड्स लिखे जाएं, और अगर एक वर्ड जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड के इक्विवेलेंट हो तो ये इंफॉर्मेशन इस तरह से सम अप होती है। तो यहां पे हमें कहा गया वुड फिल अबाउट डैश प्रिंटेड बुक्स, तो बुक्स कितनी है 280 ऑफ डैश पेजेस, हर बुक के पेज कितने होंगे 1000, और हर पेज पे वर्ड अगर पूछा जाए तो कितने होंगे 500 इफ अ सिंगल वर्ड इज इक्वल टू द सिंगल न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रल डॉगमा इज द, अल्फा ऑप्शन है रेप्लिकेशन, बीटा ट्रांसक्रिप्शन, चार्ली ट्रांसलेशन एंड डेल्टा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो सेंट्रल डॉगमा जो कि एक सेल की यूनिक प्रॉपर्टी है, उसमें हम कहते हैं प्रोसेस क्या क्या होते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस सेंट्रल डॉगमा ऑफ सेल कहलाएगा, जिसमें फर्स्ट स्टेप कौन सा है ट्रांसक्रिप्शन और सेकंड स्टेप क्या है ट्रांसलेशन। तो यहां पे राइट ऑप्शन क्या होगा बीटा, ट्रांसक्रिप्शन विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रल डॉगमा। क्वेश्चन नंबर 18, पिक अप द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ द सेंट्रल डॉगमा ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो यहां पे अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है, तो डीएनए से स्टार्ट हुआ ये प्रोसेस, आरएनए बना और आरएनए से प्रोटीन, दैट विल बी द अल्टीमेट प्रोडक्ट, जिसको हम कंसीडर करेंगे कि ये फंक्शनल एस्पेक्ट में या स्ट्रक्चरल या रेगुलेटरी प्रोटीन हो सकती है जो कि सेल में अपना फंक्शन परफॉर्म करने की कैपेसिटी रखती है। क्वेश्चन नंबर 18 में अल्फा ऑप्शन था प्रोटीन्स, बीटा डीएनए, चार्ली एमआरएनए एंड डेल्टा अमाइनो एसिड। तो एक्चुअली जो ये राइट ऑप्शन क्या होगा प्रोटीन्स, दैट इज अल्टीमेट प्रोडक्ट अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इज कॉल्ड, अल्फा ऑप्शन है जीनोम, बीटा जीन, चार्ली क्रोमोसोम एंड डेल्टा क्रोमेटिड। तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हम इस्तेमाल करते हैं जीन के लिए, वो जीन कहां पे मौजूद होते हैं, दीज आर प्रेजेंट एट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमेटिड। तो यहां पे अगर आप एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल ये जो हमने प्रीवियसली स्ट्रक्चर बनाया था, तो इस पे वो वाला हिस्सा जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन कोड करने की कैपेसिटी रखता है वो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। और ये जीन जो है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। उसके मुकाबले में जीनोम क्या होता है, ऑल द सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, ये कहलाता है जीनोम। और उसके मुकाबले में हमें एक और टर्म भी याद है, दैट इज जीन पूल। जीन पूल पॉपुलेशन के अंदर मौजूदा जीन्स, ऑल द सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन, जीन पूल कहलाएगा। और उसमें से एक इंडिविजुअल में जो सेट ऑफ जीन्स है उसे कहा जाएगा जीनोम। एक क्रोमोसोम पर वो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो कि फंक्शनल प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी रखता है उसको नाम दीजिएगा जीन। और सिस्टर क्रोमेटिड्स पर जो पेयर ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती है जीन की उसको नाम दिया जाता है एलील। तो ये डिफरेंट टर्म्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट टर्म्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन डैश फेज ऑफ सेल साइकिल। अल्फा ऑप्शन है G1, बीटा S, चार्ली G2 एंड डेल्टा G नोड। तो एक्चुअली डीएनए रेप्लिकेशन सिंथेसिस फेज में होती है। तो जो सेल साइकिल का एस फेज है उसे सिंथेसिस फेज कहा जाता है, जो कि 10 आवर्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीड होती है इन केस ऑफ ह्यूमन सेल। क्वेश्चन नंबर 21, डैश एक्सपेरिमेंट क्लियरली कंफर्म्ड द प्रेडिक्शन ऑफ द वाटसन क्रिक मॉडल दैट डीएनए रेप्लिकेट्स इन अ सेमी कंजर्वेटिव मैनर। तो सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए 3 मॉडल दिए गए थे, डिस्पर्सिव,
सेमी कंजर्वेटिव एंड कंजर्वेटिव। तो मीजल्स एंड स्टाल ने एक्सपेरिमेंट के जरिए ये प्रूव किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा, मीजल्सन एंड स्टाल्स। रोजालिंड फ्रैंकलिन ने, हम जानते हैं फ्रैंकलिन नाम दिया गया, रोजालिंड फ्रैंकलिन ने क्या किया था, एक्सरे डायफ्रेक्शन की थी। एर्विन चरगफ ने चरगफ्स रूल दिया था जिसमें उसने नाइट्रोजनस बेस की अमाउंट जो है वो बताई थी, और ग्रीगर मेंडल ने एक्चुअली मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। तो इनमें से गिवन ऑप्शन में अल्फा ऑप्शन मीजल्सन एंड स्टॉल्स इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, इट बिगिंस एट वन और मोर साइट ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल। अल्फा ऑप्शन है डीएनए रेप्लिकेशन, बीटा ट्रांसक्रिप्शन, चार्ली ट्रांसलेशन एंड डेल्टा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पे एक से ज्यादा साइट पर ऑन डीएनए मॉलिक्यूल जब हम बात करेंगे तो दैट विल बी डीएनए रेप्लिकेशन। अगर एक से ज्यादा साइट पर आरएनए पर कंसीडर किया जाए तो वो क्या होगा, ट्रांसलेशन। आपको याद होगा कि जब हमने आरएनए के मॉलिक्यूल मैसेंजर आरएनए में राइबोसोम पढ़ रहे थे 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो उसमें हमने कहा था कि एक से ज्यादा जो स्ट्रक्चर हैं राइबोसोम के अटैच हो सकते हैं इन टर्म ऑफ पॉलीसोम। तो यानी कि यहां पे कीवर्ड क्या है, इट बिगिंस एट वन और मोर साइट्स ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल। जब डीएनए कहा जाएगा तो इसका मतलब क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। और अगर आरएनए मॉलिक्यूल कहा जाएगा तो फिर ऑप्शन बदल जाएगी, दैट विल बी ट्रांसलेशन। तो कीवर्ड याद रखिएगा, दैट इज डीएनए मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 23 है जी, इट कंस्ट्रक्ट्स फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अल्फा ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज 3, बीटा हेलिकेज, चार्ली डीएनए लाइगेज एंड डेल्टा प्राइमेज। तो ये डिफरेंट एंजाइम्स बताए गए। डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है जो कि 10 टाइम लार्जर होता है अदर एंजाइम से, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीमराइजेशन। यहां पे हमें कहा गया है लिंकेज कौन करेगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में तो ये नहीं करेगा। हेलिकेज, इसका काम अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट के साथ इसका लिंक नहीं है। चार्ली ऑप्शन देखिए डीएनए लाइगेज, तो लाइगेज की एक्चुअली बाइंडिंग कैपेसिटी है। जब ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे तो उनको जोड़ने के लिए जो एंजाइम आएगा वो लाइगेज है। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को एक दूसरे के साथ जो जोड़ा जाएगा उसके लिए हम कहेंगे दैट इज लाइगेज, और वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे किसके जरिए, बॉन्ड के जरिए, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के जरिए। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। डेल्टा ऑप्शन देखिए प्राइमेज, तो प्राइमेज का काम प्राइमर सिंथेसिस है जो कि इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन में, यानी कि अगर हम कहें कि सिंथेसिस ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट में इनिशिएशन कौन करता है तो वो है प्राइमेज। अगर ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए पूछा जाए तो कौन आएगा, दैट विल बी लाइगेज। तो इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन होगा चार्ली डीएनए लाइगेज। Question number 24. The DNA strand that elongate towards the replicating fork is called. Alpha option है leading strand, beta lagging strand, Charlie template strand and delta sense strand. तो यहां पे डीएनए की जो रेप्लिकेशन है उसके दौरान अगर आप रेप्लिकेशन फॉर्क, मैं एक सिंपली रेप्लिकेशन फॉर्क जो है उसको ड्रॉ करूं तो यहां पे रेप्लिकेशन फॉर्क में जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है, तो इसको नाम देते हैं हम लीडिंग, जो कि कंटिन्यूस होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होता है और न्यूली ग्रोइंग स्ट्रैंड, और उसके मुकाबले में ये वाला कौन सा होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और अगर हम ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम देखें तो इसमें जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो ऑपोजिट एंड्स पे होता है टुवर्ड्स दिस एंड, और इसको नाम दिया जाता है लैगिंग स्ट्रैंड, जो कि अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क होगा। उसके मुकाबले में चार्ली और डेल्टा ऑप्शन देखें तो ये ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड है। जिस वक्त डीएनए मॉलिक्यूल की ट्रांसक्रिप्शन होना होती है तो उस वक्त दोनों स्ट्रैंड में से कोई एक स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करता है, और वो ट्रांसक्राइब कौन सा करता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और उसके ऑपोजिट जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो जो है ट्रांसक्राइब नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 25. इन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बाय सेपरेशन ऑफ 2 strands primary structure have been dash whereas the secondary structure has been dash. तो यहां पे हमें जो कीवर्ड है वो क्या है, सेमी कंजर्वेटिव। तो सेमी कंजर्वेटिव में एक्चुअली जिस वक्त रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी तो क्या होगा, जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये डीएनए का मॉलिक्यूल था, इस डीएनए के मॉलिक्यूल में जो दोनों स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे।
इसमें अब क्या हुआ, प्राइमरी स्ट्रक्चर कंजर्व रहा है लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेकअप हो गया है। तो इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस वजह से बना था, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर विल बी लॉस्ट और जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो यहां पे मौजूद रहेगा और नए स्ट्रैंड जो है वो इसके साथ बनना शुरू हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया प्राइमरी स्ट्रक्चर हैज बीन कंजर्व्ड बट सेकेंडरी स्ट्रक्चर विल बी डिसरप्टेड। सो अल्फा ऑप्शन गिवन में से राइट ऑप्शन होगा। उसके मुकाबले में डिस्पर्सिव में क्या होता है, दोनों स्ट्रक्चर जो है, दोनों जो प्राइमरी है और सेकेंडरी दोनों ही डिसरप्टेड हो जाते हैं, और कंजर्वेटिव में दोनों जो मॉडल्स हैं या दोनों स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर दोनों कंजर्व रहते हैं। तो यहां पे गिवन ऑप्शन में अल्फा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26, इन यूकैरियोट्स ओकाज़की फ्रेगमेंट्स आर, अल्फा ऑप्शन है 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स, बीटा 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, चार्ली 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग एंड डेल्टा 50 to 100 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। यहां पे क्वेश्चन में यूकैरियोटिक का वर्ड दिया गया। ओकाज़की फ्रेगमेंट प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंट लेंथ के होते हैं। इन केस ऑफ यूकैरियोट देयर लेंथ इज रिलेटिवली शॉर्टर, जो कि 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स होती है, लेकिन प्रोकैरियोट में इसी की लेंथ जो है वो 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड हो जाती है। सो इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन होगा अल्फा। यूकैरियोटिक ओकाज़की फ्रेगमेंट होते हैं 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 27, which one of the following is 10 times larger and far more complex in structure? अल्फा ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज 1, बीटा डीएनए पॉलीमरेज 2, चार्ली डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज 4। तो एक्चुअली हमारे जो बुक में डीएनए पॉलीमरेज दिए गए उसमें 3 टाइप्स बताए गए, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। तो जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो मल्टी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस पे होता है या मल्टी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें मैनी सब यूनिट होते हैं, अल्फा सब यूनिट्स हैं, बीटा है, बीटा 2 है और उसके साथ मुख्तलिफ डाइमर की सूरत में बनता है जो कि 10 टाइम लार्जर है और फॉर कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू डीएनए पॉलीमरेज 1। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, चार्ली डीएनए पॉलीमरेज 3। क्वेश्चन नंबर 28, डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट डैश ऑन इट्स ओन। अल्फा ऑप्शन है कैरी आउट रेप्लिकेशन, बीटा इनिशिएट रेप्लिकेशन, चार्ली ऐड न्यूक्लियोटाइड टू 3 प्राइम एंड एंड डेल्टा रिकॉग्नाइज प्राइमर। तो यहां पे डीएनए पॉलीमरेज क्या नहीं कर सकता, तो ये कैरी आउट रेप्लिकेशन मतलब पॉलीमराइजेशन कर सकता है। इनिशिएट रेप्लिकेशन ये इसका काम नहीं है। रेप्लिकेशन को इनिशिएट कौन करेगा, प्राइमेज बाय फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमर। तो राइट ऑप्शन क्या होगी, बीटा। चार्ली में देखिए ऐड न्यूक्लियोटाइड टू 3 प्राइम एंड, तो बिल्कुल ठीक बात है, ये इसकी एक्टिविटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है ऑन न्यूली ग्रोइंग स्ट्रैंड। तो नए स्ट्रैंड के ऊपर 3 प्राइम एंड पे ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करता रहता है। डेल्टा रिकॉग्नाइज प्राइमर, जी ये भी बात ठीक है, प्राइमर को रिकॉग्नाइज करेगा तो उसके बाद उसमें जो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है वो होना शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, Michelson and Stahl dissolve the DNA for ultracentrifugation in, अल्फा ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, बीटा सोडियम क्लोराइड, चार्ली पोटाशियम क्लोराइड और डेल्टा सीजियम क्लोराइड। तो इन्होंने एक्चुअली डीएनए को सीजियम क्लोराइड में डिसॉल्व किया था। उसकी वजह बिकॉज डीएनए एंड सीजियम क्लोराइड बोथ हैव सेम अप्रोक्सीमेटली सेम डेंसिटी। तो जब इसमें डिसॉल्व किया तो उसके बाद जब N15 और N14 इनकॉर्पोरेटेड डीएनए होगा तो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेटल होना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से सेमी कंजर्वेटिव को एक्सप्लेन करना इनके लिए ज्यादा आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम टेकन फ्रॉम मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन हैव बीन एक्सक्लूसिवली प्रूव्ड। तो यहां पे 4 डायग्राम्स बनाई गई हैं। अगर मैं यहां पे उन डायग्राम्स को स्लाइटली शो करूं तो एक डायग्राम में डीएनए का मॉलिक्यूल यहां पे शो किया गया, दूसरी डायग्राम में डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो स्लाइटली लोअर साइड पर शो किया गया, फिर तीसरी डायग्राम के अंदर डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो इन दोनों के दरमियान में, और चौथी डायग्राम के केस में क्या किया गया कि डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो ये इस पोजीशन पर शो किया गया है और उसके साथ साथ स्लाइटली अपर जो कि उसके बराबर है।
अब इस केस में वो पूछ क्या रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव एक्सक्लूसिवली प्रूव्ड किसमें हुआ था। तो ये वाला डीएनए तो कंट्रोल बैक्टीरिया का था जो कि हमने N15 में रखने से पहले था। ये वाला जो है वो पेरेंटल डीएनए था, पेरेंटल स्ट्रैंड थे जो कि N15 में रखने के बाद थे। और जो F1 जनरेशन में जब हमने इसको रखा कितनी देर के लिए, इन केस ऑफ N14 इसको रखा गया और उससे 20 मिनट के बाद रेप्लिकेशन देखी गई। और जब ये जो है F2 40 मिनट के बाद जो कि 2 टाइम पे एप्लीकेशन जो है वो हो चुकी थी। तो इस क्वेश्चन में कहा गया सेमी कंजर्वेटिव प्रूव कहां पे होता है। तो इस डायग्राम के अंदर सेमी कंजर्वेटिव को प्रूव करना आसान था। क्यों? क्योंकि एक हाइब्रिड भी बन चुका था और उसके साथ साथ N14 के स्ट्रैंड वाला स्ट्रक्चर भी मौजूद था। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा 4। क्वेश्चन नंबर 31, which one of the following DNA strand grows away from replication fork? अल्फा ऑप्शन है लीडिंग स्ट्रैंड, बीटा लैगिंग स्ट्रैंड, चार्ली टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड डेल्टा कोडिंग स्ट्रैंड। तो यहां पे हम ये क्वेश्चन प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। जो टुवर्ड्स द एप्लीकेशन फॉर्क होगा लीडिंग है और अवे फ्रॉम द एप्लीकेशन लैगिंग स्ट्रैंड है। और टेम्पलेट और सेंस स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करते वक्त हम डीएनए के स्ट्रैंड को नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द प्रोसेस इन विच अ कंप्लीमेंट्री कॉपी ऑफ द कोड from a gene is produced by RNA polymerase in the nucleus is called. अल्फा ऑप्शन है proofreading, बीटा डीएनए रेप्लिकेशन, चार्ली ट्रांसक्रिप्शन एंड डेल्टा ट्रांसलेशन। तो यहां पे हमें कहा गया कि कंप्लीमेंट्री कॉपी ऑफ अ कोड फ्रॉम अ जीन इज प्रोड्यूस्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है, डीएनए पॉलीमरेज कहां पे काम करता है? रेप्लिकेशन में। आरएनए पॉलीमरेज कहां पे काम करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन में। तो कीवर्ड हमें आरएनए पॉलीमरेज दिया गया in the nucleus, that will be Charlie transcription. Question number 33, Dash predicted that the parental DNA would become completely dispersed into fragments which will be mixed with new nucleotide fragments. Alpha option है semi conservation, beta conservation, Charlie dispersive and delta semi dispersive. तो यहां पे कहा गया कि parental DNA would become completely dispersed। तो डिस्पर्सल जो है वो किस में थी? डिस्पर्सिव में, जिसमें सारे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी टूट जाते थे और फिर उनके कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड उनके साथ एडजस्ट होते थे, जिसको मिजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट में रिजेक्ट कर दिया गया और सेमी कंजर्वेटिव जो है वो प्रूव किया गया एज अ डीएनए रेप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 34, अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स in polypeptide chain of protein molecule corresponds to the sequence of nucleotide on mRNA for that protein. If reading frame of mRNA for human protein is 993 nucleotide including a stop codon at the end, how many amino acid would be incorporated in the polypeptide chains? Alpha option है 331, बीटा 993, चार्ली 93 एंड डेल्टा 330। तो ये इस क्वेश्चन में क्या किया गया कि न्यूक्लियोटाइड बताए गए किसके? एमआरएनए के। एमआरएनए बताया एमआरएनए कंटेन 993 न्यूक्लियोटाइड। अब इससे वो कहता है कि अमाइनो एसिड इन प्रोटीन कितने होंगे। हम ये बात तो जानते हैं कि एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड चाहिए, यानी कि जो इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो अमाइनो एसिड आ जाएंगे। लेकिन यहां पे उसने एक बात जो है वो डिटेल में कह दी कि इसके अंदर स्टॉप कोडॉन भी मौजूद है। स्टॉप कोडॉन भी मौजूद है जिसके 3 न्यूक्लियोटाइड का कोई अमाइनो एसिड कोड नहीं होता। तो इसका मतलब इसको हम कंसीडर क्या करेंगे? इसमें से कोडिंग रीजन कितना है? कोडिंग रीजन वो है 990 और इस कोडिंग रीजन को 990 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 990 डिवाइडेड बाय 3, दैट विल बी 330। तो ये अमाइनो एसिड का नंबर होगा जो कि इस एमआरएनए से बन सकता है। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा 330। क्वेश्चन नंबर 35, इन ट्रांसलेशन द टर्मिनेटिंग कोडॉन इज। अल्फा ऑप्शन है GUA, बीटा UAA, चार्ली UUG एंड डेल्टा AGU। तो यहां पे हमें टर्मिनेटिंग कोडॉन की बात की गई। टर्मिनेटिंग कोडॉन या स्टॉप कोडॉन एक्चुअली किसे कहा जाता है?
3 कोडॉन ऐसे हैं जिनके लिए टीआरएनए एग्जिस्ट नहीं करता या एमआरएनए जो है वो नहीं उसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। वो कौन कौन से हैं? यूएए है, यूजीए है और यूएजी है। तो यहां पे गिवन ऑप्शन में बीटा यूएए डिस्कस किया गया, दैट इज अ टर्मिनेटिंग और स्टॉप कोडॉन। क्वेश्चन नंबर 36, which of the following processes occurs in the cytoplasm of a eukaryotic cell? अल्फा ऑप्शन है डीएनए रेप्लिकेशन, बीटा ट्रांसक्रिप्शन, चार्ली ट्रांसलेशन एंड डेल्टा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो हम जानते हैं कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहां पे होता है? इन केस ऑफ न्यूक्लियस, लेकिन जो ट्रांसलेशन है वो साइटोप्लाज्म में होती है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी न्यूक्लियस के अंदर होती है। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। Question number 37, DNA is always synthesized in the alpha option of 5 prime to 3 prime direction, beta 5 prime to 5 prime direction, Charlie 3 prime to 3 prime direction और delta 3 prime to 5 prime direction। तो DNA पोलिमरेज की एक्टिविटी हमेशा किस तरफ होती है? 5 prime to 3 prime direction। तो इसलिए जो DNA सिंथेसिस है वो भी किस तरफ को होगी? 5 prime to 3 prime direction on newly growing strand। Question number 38, It is responsible for correct initiation of transcription. अल्फा ऑप्शन है इनिशिएशन फैक्टर, बीटा इलोंगेशन फैक्टर, चार्ली सिग्मा फैक्टर एंड डेल्टा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो एक्चुअली इनिशिएशन के टाइम पे सिग्मा फैक्टर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच होता है। जैसे ही इनिशिएशन हो जाती है सिग्मा फैक्टर विल बी रिलीज्ड और जो कोर प्रोटीन है, रिमेनिंग कोर प्रोटीन, वो इलोंगेशन के लिए प्रोसीड कर जाता है। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली सिग्मा फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 39, a combination of 3 nucleotides which specifies an amino acid is known as। अल्फा ऑप्शन है डीएनए टेम्पलेट, बीटा जीनोम, चार्ली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड डेल्टा जेनेटिक कोड। तो यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड पूछा गया जो कि एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। इसको हम जेनेटिक कोड या कोडॉन का नाम भी देते हैं। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा जेनेटिक कोड। Question number 40, the vehicle by which hereditary information is physically transmitted from one generation to the next is called। अल्फा ऑप्शन है क्रोमेटिड, बीटा टीलोमर, चार्ली क्रोमोसोम एंड डेल्टा सेंट्रोमेर। तो यहां पे कहा गया वो स्ट्रक्चर जो कि फिजिकली ट्रांसमिट करता है वो कहलाता है क्रोमोसोम, जो कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस रखता है, दैट इज कॉल्ड एज जीन। उसके मुकाबले में क्रोमेटिड देखिए तो दैट इज द पार्ट ऑफ या आर्म ऑफ क्रोमोसोम। और टीलोमर जो कि हमने प्रीवियसली क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि टीलोमर एक्चुअली टेल ऑफ या एंड ऑफ द क्रोमोसोम, आर्म ऑफ क्रोमोसोम पे होता है, जो कि कंटिन्यूसली डिक्रीज इन साइज होता रहता है बाय द डिवीजन ऑफ द सेल। और इसका अगर हम बेसिक फंक्शन देखें तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग। तो एजिंग के प्रोसेस में भी इसका रोल होता है, कंट्रोल करता है एजिंग के प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्टेड रीजन ऑफ अ क्रोमेटिड कंटेनिंग द काइनेटोकोर इज कॉल्ड। अल्फा ऑप्शन है टीलोमर, बीटा हिस्टोन, चार्ली क्रोमेटिड्स एंड डेल्टा सेंट्रोमेर। तो यहां पे हमने ये कहा कि जो सेंट्रल रीजन होता है वो एक्चुअली प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बनाता है। तो यहां पे अगर हम ये इस रीजन में देखें तो जो एक क्रोमोसोम हमारी बुक में डिस्कस किया गया उसमें एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का रीजन है और उसके बाद आता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का रीजन। तो यहां पे सेकेंडरी और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का रीजन, तो जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमेयर, जो कि रीजन होता है स्पेशलाइज्ड, जिसमें काइनेटोकोर होती है। और काइनेटोकोर एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसका फंक्शन क्या है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर at the time of cell division। Question number 42, complementary DNA molecule is। अल्फा ऑप्शन है an artificial DNA, बीटा single stranded DNA, चार्ली DNA and mRNA and delta a small segment of chromosomal DNA। तो कंप्लीमेंट्री डीएनए जिसको cDNA का नाम भी दिया जाता है, एक्चुअली अगर हम ये प्रोसेस देखें तो एक जो आरएनए का मॉलिक्यूल है, एमआरएनए का मॉलिक्यूल है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और उसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनता है सीडीएनए और फिर सीडीएनए से डुप्लीकेटेड डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है। तो इस सारे हिस्से को हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो एमआरएनए से पहली दफा सीडीएनए बनेगा जो कि क्या है? दैट इज कंप्लीमेंट्री डीएनए, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। सो राइट ऑप्शन इज बीटा।
क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्टर कोडॉन, या इसी को इनिशिएशन कोडॉन कहा जा सकता है। अल्फा ऑप्शन है UAA, बीटा UAG, चार्ली AUG एंड डेल्टा UGA। तो यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन में जो स्टार्टर या इनिशिएशन कोडॉन है वो कौन सा है, चार्ली AUG, जो कि मैथ्यूनिन को कोड करने की कैपेसिटी रखता है। क्वेश्चन नंबर 44, a specific nucleotide sequence on the DNA molecule to which RNA polymerase attach to initiate transcription of mRNA from a gene is called। तो एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो कि डीएनए पे है और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, तो दैट इज प्रोमोटर। उस प्रोमोटर में हम जानते हैं दो सीक्वेंस होते हैं, एक -10 और -35 पे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, और -25 और -75 इन केस ऑफ यूकैरियोट। तो उस रीजन को नाम दिया जाता है प्रोमोटर, जो कि एक्यूरेट इनिशिएशन का काम करता है। ये लाइन भी प्रोमोटर की हमारी बुक की ग्लॉसरी में डिस्कस की गई है कि प्रोमोटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन आरएनए कैपिंग एंड टेलिंग टेक्स प्लेस इनसाइड द, अल्फा ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, बीटा न्यूक्लियस, चार्ली गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड डेल्टा लाइसोसोम। तो यहां पे जो सेल ट्रांसक्रिप्शन कहा गया किस सेल की, यूकैरियोटिक में। तो यूकैरियोटिक सेल के केस में जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो उसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहां होती है, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में कैपिंग और टेलिंग ये कहां हो रही होती है, न्यूक्लियस में। उसके मुकाबले में अगर कहा जाए प्रोकैरियोटिक, तो हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन के दौरान पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होती। तो ये यूकैरियोटिक की ही प्रॉपर्टी है जो कि कहां होती है, न्यूक्लियस के अंदर, और फिर उसे साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है ताकि उसको डिग्रेड होने से बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 46, अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन सिंथेसिस इज डिसाइडेड बाय द सीक्वेंस ऑफ, अल्फा ऑप्शन है mRNA, बीटा tRNA, चार्ली राइबोसोमल RNA एंड डेल्टा cDNA या कंप्लीमेंट्री डीएनए। अब अमाइनो एसिड सीक्वेंस प्रोटीन सिंथेसिस में डिसाइड किससे होता है, तो दैट इज प्रेजेंट ऑन द सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ कोडॉन या ट्रिपलेट्स ऑन द mRNA। mRNA के ऊपर मिसाल के तौर पर 3000 न्यूक्लियोटाइड है, तो उससे पॉसिबली 1000 अमाइनो एसिड का प्रोटीन जो है वो बन सकती है। तो इसका मतलब कि mRNA पर जो कोडॉन है उसके अकॉर्डिंग ही क्या बनेगी, प्रोटीन का साइज जो है वो डिटरमिन होगा। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा mRNA। क्वेश्चन नंबर 47, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल मींस दैट, अल्फा ऑप्शन है वन स्ट्रैंड टर्न्स क्लॉकवाइज, बीटा वन स्ट्रैंड टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज, चार्ली द फॉस्फेट ग्रुप एट द स्टार्ट ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड आर इन ऑपोजिट पोजीशन या पोल्स, और डेल्टा बोथ स्ट्रैंड्स टर्न क्लॉकवाइज। तो यानी कि यहां पे अगर आप गिवन डायग्राम देखें तो डीएनए के मॉलिक्यूल में 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड हमेशा 5 प्राइम जो है वो एक स्ट्रैंड का अपर साइड पे होगा और दूसरे स्ट्रैंड का लोअर साइड पे होगा। तो जो अपर स्ट्रैंड पे 5 प्राइम है इसका मतलब फॉस्फेट ग्रुप की वजह से है, उसका हाइड्रोक्सिल फ्री है, और लोअर साइड पर जो फॉस्फेट है उसका भी हाइड्रोक्सिल फ्री है। तो गिवन ऑप्शन में से चार्ली राइट ऑप्शन होगा। द फॉस्फेट ग्रुप एट द स्टार्ट ऑफ टू स्ट्रैंड्स आर इन ऑपोजिट पोजीशंस या पोल्स। क्वेश्चन नंबर 48, which form of RNA has a structure resembling clover leaf? अल्फा ऑप्शन है tRNA, बीटा mRNA, चार्ली राइबोसोमल RNA एंड डेल्टा snRNA। तो यहां पे जो RNA का स्ट्रक्चर है, mRNA का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो राइबोसोमल RNA है वो प्रोटीन के साथ मिलके तो राइबोसोम का सब यूनिट बनाता है जो कि ऑलमोस्ट ग्लोबुलर या ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो tRNA है वो क्लोवर लीफ का स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें सिंगल स्ट्रैंड जो है वो कुछ जगहों से ओवरलैप कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, कॉमन अमंग लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड एंड ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, अल्फा ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, बीटा रिक्वायर्ड डीएनए पॉलीमरेज 2 फॉर कंस्ट्रक्शन, चार्ली कंस्ट्रक्शन इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन एंड डेल्टा रिक्वायर्ड आरएनए पॉलीमरेज 1 फॉर कंस्ट्रक्शन। तो यहां पे सवाल क्या है कि लीडिंग, लैगिंग और ओकाज़की फ्रेगमेंट्स में कॉमन क्या है।
तो तीनों की जो रेप्लिकेशन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 50, एंटीकोडॉन इज एन